आज अपन ले रहे स्टूडेंट बेज पर में बेज थ्योरम बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है और यहाँ से सीधा सीधा सीबीएसई या आरबीएसई पूरा एक बड़ा क्वेश्चन आता है। तो देखते हैं बेज थ्योरम की क्या स्टोरी है। तो बेज थ्योरम अच्छी तरह से पढ़ना है। तो सबसे पहला काम क्या करते हैं, इसमें 3 स्टेप्स में आपका ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है स्टूडेंट। मेथड की बात चल रही है ना। फर्स्ट स्टेप क्या होती है, बहुत सारे इवेंट्स होते हैं, जैसे मैं उनका नाम दे रहा हूँ E1 E2, इस तरह से 2 इवेंट 3 इवेंट, मोर देन 3 इवेंट्स भी हो सकते हैं। तो बहुत सारे इवेंट्स हो गए E1 E2 E3 S1 EN। अब आप क्या करते हो, इन इवेंट्स को सिलेक्ट करते हो। तो इन इवेंट्स को सिलेक्ट करके इनकी प्रोबेबिलिटी निकालते हो स्टूडेंट। तो ये हो जाएगी PE1, ये हो जाएगी PE2, सिमिलरली हो जाएगी PEN। ठीक है, ये काम आप क्या करते हो, स्टेप फर्स्ट में करते हो। जैसे आपके पास में बहुत सारे स्कूल्स होते हैं, लेकिन फाइनली आप किसी न किसी पर्टिकुलर एक स्कूल के अंदर एडमिशन लेते हो, तो वो सेम स्टोरी है। पहले आप स्कूल्स की नॉलेज रखते हो, तो वो सारी स्कूलों के बारे में आपने जाना पहचाना। स्टेप सेकंड में क्या काम करते हैं अपन कि भैया अब मैंने स्कूल्स को तो नॉलेज ले ली। अब मेरे पास में यहाँ पे एक पर्टिकुलर इवेंट होता है, जिसको मैं नाम दे रहा हूँ विशेष घटना, जिसके रिप्रेजेंट कर रहे हैं अपन एस हैं। किसे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, एस हैं। ये पर्टिकुलर इवेंट क्या होता है, अब फाइनली अब आपको क्या करना है, काम करना है कि मुझे इसमें एडमिशन लेना है या इसमें लेना है या इसमें लेना है। तो मैं यूँ बोलूँगा कि साहब मैंने E1 को तो सिलेक्ट कर लिया, अब फाइनली मैं उसमें क्या लेने वाला हूँ, एडमिशन लेने वाला हूँ। या फिर यूँ भी हो सकता है किसी ने E2 सेलेक्ट किया और एडमिशन लिया, किसी ने EN सेलेक्ट किया और एडमिशन लिया। समझ गए स्टोरी यहाँ तक की। और स्टेप थर्ड में क्या होता है स्टूडेंट, फाइनली वो आपसे कहता है कि इस बात की क्या प्रायिकता है, इस बात की क्या प्रायिकता है, तो इस बात की क्या प्रोबेबिलिटी है, इस बात की क्या प्रायिकता है कि वो घटना किसी विशेष EI से घटित हुई है। लास्ट में फाइनली वो आपसे क्या कहता है कि वो जो स्कूल है भैया वो सेकंड नंबर का है, जहां आपका फाइनली एडमिशन हो गया। तो मैंने यहाँ पे क्या नाम दिया इसको, EI। आई का मतलब यहाँ 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, N भी हो सकता है। ठीक है, तो फाइनली अगर वो E2 होगा तो ये E2 लिखा जाएगा, अगर EN होगा तो EN लिखा जाएगा, E1 होगा तो E1 लिखा जाएगा। अब यहाँ पे अपन यूज करते हैं बेयस थ्योरम का। तो बेयस थ्योरम का फॉर्मूला क्या है कि साहब अब आपका ए तो हो चुका है, राइट है, तो जो हो चुका है वो कहाँ था, अपॉन में, और फाइनली यहाँ पे क्या लिखा जाएगा, EI। तो फाइनली PI जो आपने शुरू में सेलेक्ट किया उसकी प्रोबेबिलिटी, और फिर EI के बाद में उसमें आपने एडमिशन लिया वो चीज़, और डिवाइड में सारे केस आ जाते हैं। तो यहाँ पे आ गया PE1, फिर E1A ये वाला, फिर प्लस PE2 और PE2A, इस तरह से ये चलता रहता है। कुल मिला के टोटल केस आ जाते हैं। तो इसी का नाम क्या है स्टूडेंट्स, बेयस थ्योरम है। तो फाइनली 3 स्टेप्स में सोल्व होती है। तो फाइनली इसको जैसे मैं आपको बता रहा हूँ कि जैसे ये आपके पास में 3 स्कूल है, इस स्कूल का नाम E1 है, इस स्कूल का नाम E2 है, और इस स्कूल का नाम क्या है, E3 है, राइट है। अब सबसे पहले आपके पास में 3 ऑप्शन है, किसी भी स्कूल के अंदर आप एडमिशन ले सकते हो। तो इसको सिलेक्ट करने की प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 1/3, इसको सिलेक्ट करने की प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 1/3, क्योंकि इक्वली चांस है 1/3। तो ये तो स्टेप फर्स्ट की कहानी हो गई कि फाइनली आपको क्या करना है, इवेंट्स को सिलेक्ट करना है। स्टेप सेकंड में क्या करना होता है, स्टेप सेकंड में अब आपको क्या करना है, एडमिशन के लिए जाना है, पर्टिकुलर काम क्या करना है, जैसा मुझे कौन सा सिलेक्ट करना है। तो किसी स्टूडेंट ने E1 को सिलेक्ट किया, उसमें एडमिशन लिया, किसी स्टूडेंट ने E2 को सिलेक्ट किया, फिर उसमें एडमिशन लिया, किसी ने E3 को सिलेक्ट किया और उसमें एडमिशन लिया। और स्टेप थर्ड में वो आपसे कहता है कि भैया अब इस बात की क्या प्रोबेबिलिटी है कि आपने E2 के अंदर एडमिशन लिया, E2 नाम के स्कूल के अंदर। तो यहाँ पे क्या लिखा जाएगा, E2 और यहाँ A, यह E2 की प्रोबेबिलिटी, और यहाँ पे आ जाएगा A/E2, और डिवाइड में तीनों केस आ जाएंगे। तो ये है आपकी बेयस थ्योरम की स्टोरी। तो अब इससे रिलेटेड क्वेश्चन करते हैं अपन। एक सिक्के मतलब क्वेश्चन है अब इससे रिलेटेड, 3 सिक्के दिए गए हैं। कितने सिक्के दिए हुए हैं, तो बेयस थ्योरम से रिलेटेड क्वेश्चन है।
इसमें 3 सिक्के दिए गए हैं, तो देखो आप किस तरह से सोल्व करना है। ये 3 कॉइन है आपके पास, 1 2 और 3, ठीक है। फर्स्ट वाला जो कॉइन है इसके दोनों और हेड है, क्वेश्चन में लिखा हुआ है वैसे काम करते जाओ। इसके दोनों तरफ क्या है, हेड है, दोनों और क्या है, हेड है। शोले मूवी वाला कॉइन है मतलब, ठीक है। दूसरा सिक्का अभिनत है जिसमें 75% बार प्रकट होता है। तो स्टूडेंट ये अभिनत का मतलब है जो अपनी तरफ से जनरेट किया हुआ सिक्का। तो इस पर 75% क्या है, हेड। इसका मतलब 25% क्या हो गया, टेल। और जो तीसरा सिक्का है वो अनभिन्नत। अनभिन्नत का मतलब जस्टिस वाला कॉइन जो अपन बचपन से जानते हैं, हेड और टेल, ठीक है साहब। ये तो कॉइन की स्टोरी हो गई आपके पास। ये 3 टाइप की कॉइन है। अब तीनों सिक्कों में से एक सिक्के को यादृच्छिक चुना गया, रेंडमली इनको क्या कर रहे हैं, सिलेक्ट कर रहे हैं। तो फाइनली प्रथम सिक्के को चुनने की प्रायिकता, ये सारी चीज़ें आपको लिख के आनी पेपर में। तो प्रथम सिक्के को, ये इवेंट E1 है स्टूडेंट, ये E2 नाम दे देना, इसको E3 दे देना। तो प्रथम सिक्के को चुनने की प्रायिकता क्या होगी, तो इसको कैसे लिखेंगे, PE1, राइट है। अब तीनों को इक्वली चांस है तो कितनी हो गई, 1/3। सिमिलरली सेकंड सिक्के को चुनने की प्रोबेबिलिटी तो कितनी हो जाएगी, 1/3। थर्ड सिक्के को चुनने की कॉइन को प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी, 1/3। तो ये तो हो गया, फाइनली आपने कॉइन को सिलेक्ट कर लिया। अब आते हैं आपके स्टेप सेकंड। स्टेप सेकंड में आपके पास में एक विशेष घटना होगी। तो आपके पास में क्वेश्चन का मेथड दिमाग में होना चाहिए स्टूडेंट, और पक्का बोर्ड में पूछा जाएगा, इसलिए आप ध्यान रखिएगा। बेस और पे अच्छी तरह से कमांड कर लें अपनी। तो विशेष घटना जो भी है वो क्वेश्चन में गिवन होगी। तो अपन ने रेंडमली इनको सेलेक्ट कर लिया, उसे उछाला गया। यदि सिक्के पर चित्त प्रकट होना, तो विशेष घटना क्या है, सिक्के पर चित्त प्रकट होना। सिक्के पर चित्त बोले तो हेड प्रकट होना, ये आपकी विशेष घटना है जो आपको कहाँ गिवन होगी, क्वेश्चन में, ठीक है। इसका नाम अपन ने ए दे दिया। अब फाइनली स्टूडेंट आप क्या कहते हो कि भैया मैंने प्रथम सिक्के को उछाल लिया। तो प्रथम सिक्के का चयन करने के पश्चात उस पर चित्त प्रकट होना, उस पर चित्त प्रकट होना। तो ये इस तरह की जो लैंग्वेज, इसका मतलब है ये तो घटित हो चुका है। अब फाइनली आप उस पर क्या होने वाला है, हेड आ रहा है कि नहीं आ रहा। तो E1 तो हो चुका है और उस पर एक ही प्रोबेबिलिटी। तो बताओ इस पे हेड आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है स्टूडेंट, तो दोनों तरफ हेड है। तो इसका मतलब श्योर इवेंट हो गया। तो आंसर कितना आ गया, 1, राइट है। 2/2 भी कर सकते हो, कैंसिल आउट होकर 1 हो जाएगा। कुल मिला के ये कि इसको कैसे भी थ्रो करो आप, हेड ही आने वाला है तो सर्टेन इवेंट हो गया, तो इसकी प्रोबेबिलिटी होगी 1। इसी तरह से आप सेकंड की कहानी हो जाएगी आपकी कि दूसरे सिक्के का चेंज करने के पश्चात उस पर हेड आना। तो बताओ आप सेकंड कॉइन को देख के बताओ इस पर हेड आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है। तो क्लियर लिखा हुआ है 75%। तो 75% का मतलब हो गया 75/100, 25 से कैंसिल हो गया, मतलब 3/4। 4 में से 3 चांसेज है। और तीसरा थर्ड वाली कॉइन को सिलेक्ट करने के बाद में उस पर भी क्या ना, हेड आने की प्रोबेबिलिटी। अब वो अपना बचपन वाला कॉइन है तो 50% चांस होंगे, तो 1/2। तो कुल मिला के 2 स्टेप्स हो गए आपके पास। थर्ड स्टेप में आपको लास्ट में मिलेगा, लास्ट में लिखा रहेगा इस बात की क्या प्रोबेबिलिटी है कि वो दोनों चित्त वाला सिक्का है। मैंने आपको बताया था इस बात की क्या प्रोबेबिलिटी कि वो स्कूल सेकंड हो। तो क्वेश्चन में पता चल जाएगा आपको। तो देखो दोनों चित्त वाला सिक्का, दोनों चित्त वाला सिक्का ये है क्या, नहीं है, ये है क्या, नहीं है। तो दोनों हेड वाला कॉइन कौन सा है, फर्स्ट। इसका मतलब किसकी बात चल रही है, E1 को सिलेक्ट करने की बात चल रही है। तो फाइनली आप यहाँ क्या लिखोगे, बेस पर में से। तो मैं फाइनली इस स्टेप को यहाँ लिख रहा हूँ। तो फाइनली अब आप स्टेप थर्ड लिखने वाले हो, और स्टेप थर्ड के अंदर आप क्या कर रहे हो स्टूडेंट, बेस थ्योरम से। तो बेस पर में से आप क्या कर रहे हो, फॉर्मूला लिखोगे। तो ऊपर कौन आएगा, E1। E1 ही क्यों आया, समझ गए, क्वेश्चन में लिखा हुआ दोनों चित्त वाला, और अपॉन में आ गया आपका। तो यहाँ पे क्या लिखा जाएगा, PE1, फॉर्मूला सब लिख के आए, और अपॉन में तीनों कैसे आ जाएंगे, PE1, ये वैसे AJT जाएगा आपका AE1, फिर PE2 और AE2, PE3
और PA/E3, राइट है। और अपन आप क्या करेंगे, PE1 की वैल्यू कितनी थी 1/3, PA/E1 की वैल्यू कितनी है 1, ठीक है, डिवाइडेड बाई PE1 की वैल्यू है 1/3 मल्टीप्लाई 1, PE2 की वैल्यू कितनी है 1/3, इसकी कितनी है आपके पास 3/4, फिर 1/3 और 1/2, राइट है। तो इसको सॉल्व आउट करेंगे 4/9 आंसर आ जाएगा। तो ये है अपनी स्टोरी इस क्वेश्चन की। आई होप आपको समझ में आया। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना, 52 पत्तों की एक ताश की गड्डी में से एक पत्ता खो जाता है। शेष पत्तों से 2 पत्ते निकाले जाते हैं जो ईंट के पत्ते हैं। खो गए पत्ते के ईंट का पत्ता होने की प्रायिकता। ताश की गड्डी का नाम सुनते होते ही दिमाग में आ गया होगा, अभी खूब खेल रहे हो कोरोना के अंदर, तो बस उसी से रिलेटेड क्वेश्चन है। 52 पत्ते नहीं भी लिखता तो 52 पत्ते अपन को पता होता। ताश की गड्डी में कितने पत्ते होते हैं 52। अच्छा क्वेश्चन है और बहुत सारे बच्चों की डिमांड भी थी कि सर इस क्वेश्चन को आप बताएं। तो 52 पत्तों की ताश की गड्डी में से एक पत्ता खो जाता है। शेष पत्तों से 2 पत्ते निकाले जाते हैं जो ईंट के पत्ते हैं। खो गए पत्ते के ईंट का पत्ता होने की प्रोबेबिलिटी। तो सबसे पहला तो 2 इवेंट देखो, 2 इवेंट है इसके पास में, क्योंकि क्वेश्चन में लिखा हुआ ताश की गड्डी में से एक पत्ता खो जाता है। अब पत्ता जो खो रहा है स्टूडेंट वो ईंट का हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। तो 2 इवेंट हो गए, खो गया पत्ता ईंट का है, ये फर्स्ट इवेंट हो गया। और सेकंड इवेंट हो गया खो गया पत्ता ईंट का नहीं है। तो ये तो हो गई 2 आपकी इवेंट, मतलब स्टेप फर्स्ट की स्टोरी, ठीक है। क्योंकि क्वेश्चन में लिखा हुआ 52 पत्तों की ताश की गड्डी में से एक पत्ता खो जाता है। क्वेश्चन में थोड़ी दिख रहा है कौन सा पत्ता खो रहा है, लेकिन आगे कह रहा है शेष पत्तों से 2 पत्ते निकाले जाते हैं जो ईंट का पत्ते हैं। तो बात ईंट के पत्ते की चल रही है और खो गए पत्ते के ईंट का होना ही पूछ रहा है। इसका मतलब स्टोरी ईंट की है, तो इसका मतलब 2 चांसेस हो गए, खो गया पत्ता ईंट का हो भी सकता है और खो गया पत्ता ईंट का नहीं है। अब बताओ आप PE1 की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी। ईंट के पत्ते कितने होते हैं टोटल 13 होते हैं क्या, 13 पत्ते होते हैं कितने में से 52 में से। तो खो गया पत्ता अगर 8 का है तो 13 में से कोई खोया होगा और टोटल पत्ते कितने होते हैं 52। दूसरा, इसको या तो 1 में से माइनस कर दो या वैसे देख लो बाकी के बचे हुए कितने हैं 39, 52। जो 8 के नहीं है वो 13 हटा दो 52 में से, ठीक है। ये तो हो गए फर्स्ट स्टेप। स्टेप सेकंड पे आ जाओ। स्टेप सेकंड में आपके पास में लिखा है विशेष घटना होती है साहब, विशेष घटना जिसका नाम ए देते हैं अपन। शेष पत्तों से 2 पत्ते निकाले जाते हैं जो कि ईंट के पत्ते हैं। तो निकाले गए पत्ते कैसे हैं, पत्ते ईंट के हैं। ये आप काम करने वाले हो साहब गड्डी में से। निकाले गए पत्ते किसके हैं, ईंट के हैं। डायमंड बोलते हैं ईंट को इंग्लिश में, ठीक है। ऐसी होती है ऐसी। तो कितने पत्ते निकाल रहे हो, शेष पत्तों से 2 पत्ते निकाल रहे हो। ध्यान रखिएगा दोनों पत्ते एक साथ निकाल रहे हैं, क्वेश्चन में लिखा हुआ नहीं है, इसलिए प्रोबेबिलिटी में क्वेश्चन को अच्छी तरह से पढ़ना है। एक साथ निकाल रहे हो, शेष पत्तों से 2 पत्ते निकाल रहे हो। एक तो लैंग्वेज ये होती शेष पत्तों से उत्तरोत्तर 2 पत्ते निकाल रहे हो, इसका मतलब एक के बाद एक निकाल रहे हो। यहाँ पे क्लियर लिखा हुआ 2 पत्ते निकाल रहे हो कुल मिला के, ठीक है। तो फर्स्ट वाला केस ले लेते हैं अपन। फर्स्ट वाला केस क्या होगा साहब, खो गया पत्ता, जो यहाँ लिखा हुआ है वही आपको यहाँ लिखना है। खो गया पत्ता ईंट का है। तो ये घटना तो क्या हो गई आपकी, घटित हो चुकी है, ये तो आपने सेट कर लिया। खो गया पत्ता ईंट का है। अब इसमें से 2 पत्ते निकालने की प्रायिकता, 2 पत्ते निकालने की प्रायिकता। और दोनों पत्ते कैसे निकाल रहे हो, ईंट के, राइट है भाई। तो 2 पत्ते निकाल लो। तो 13 में से 2 पत्ते निकालने की प्रोबेबिलिटी। अब यहाँ पे आप कह रहे हो खो गया पत्ता ईंट का है, तो ईंट के पत्ते कितने रह गए अब आपके पास में, क्योंकि एक पत्ता खो गया तो ईंट के पत्ते कितने रह गए स्टूडेंट, 12 रह गए। उसमें से आप कितने पत्ते निकाल रहे हो, 2 पत्ते, ये काम की बात है। और अगर एक पत्ता निकल गया तो 52 में से भी कितने रह गए, 51 C2। ये कहानी समझ में आई आपके पास, 12 C2 51 C2, क्योंकि 2 पत्ते निकाल रहे हो, याद करो
अगर मुझे n में से 2 बस्ते सेलेक्ट करना है तो फॉर्मूला क्या होता है n/2, और n/2 को कैसे सोल्व करते हैं स्टूडेंट, n-1/2। 11th की बातें हैं, जिस बच्चे की मेमोरी अच्छी है उसको पता चल गया होगा, नहीं है तो आप ध्यान रखिएगा। तो 2 चीज़ें सेलेक्ट करनी है आपको, एक चीज़ सेलेक्ट करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होती, 52 में से एक सेलेक्ट करना है तो 1/52, लेकिन 2 चीज़ें सेलेक्ट करनी है। जैसे आपको 4 दोस्तों में से 2 दोस्तों को बुलाना है तो 4/2, और 4/2 को सॉल्व करेंगे तो 4 × 3 2, तो कितना हो गया 6। तो 6 टाइप्स अपन डायरेक्टली नहीं सोच सकते, इसलिए n/2 का सहारा लेते हैं। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, 12 11 डिवाइडेड बाई 2, और इसी तरह से 51 50 डिवाइडेड बाई 2। तो ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, 12 × 11, और इधर आ गया 51 × 50। ये प्रोबेबिलिटी आ गई स्टूडेंट। तो खो गया पत्ता 8 का है, तो 8 का पत्ता जब खो गया तो एक पत्ता खो गया ना भाई, क्वेश्चन में लिखा हुआ है कितने पत्ते खो रहे हैं, एक पत्ता खो जाता है। तो खोते ही पत्ते कितने रह गए, 12 पत्ते रह गए, और 12 में से 2 पत्ते से सेलेक्ट कर दें तो 12/2, और टोटल पत्ते कितने रह गए 51। ये तो फर्स्ट स्टोरी हो गई। तो इसको मैथमेटिकली फॉर्म में कैसे लिखेंगे कि E1 हो चुका है और A, ये प्रोबेबिलिटी आ गया आपके पास। अब मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ P/E2A, सेकेंड वाली स्टोरी। अब सेकेंड इसमें से निकाल रहे हो आप, कितने पत्ते निकाल रहे हो, 2 पत्ते, ठीक है। अब बताओ, ये तो 39, एक पत्ता खो गया क्या। अब इसके अंदर तो आपके पास में आज भी पत्ते कितने हैं, 39 ही है, क्योंकि पत्ता जो खो रहा है वो कौन सा है, 8 का है। तो 39 में से 2 पत्ते निकालेंगे तो 39/2, लेकिन नीचे पत्ते कितने हैं स्टूडेंट, 51 है, क्योंकि एक पत्ता खो गया, और वो खोया हुआ पत्ता 8 का है, और ये ऊपर वाले पत्ते 8 के नहीं है। तो इसको सॉल्व करेंगे तो 39 × 38, 2 × 1, और ये हो जाएगा 51 52, 2 × 1, तो ये हो जाएगा 39 × 38 और 51 50, राइट है। और लास्ट में आपके आगे स्टूडेंट स्टेप थर्ड। स्टेप थर्ड में आपको क्या लगाना है, बेस थ्योरम का फॉर्मूला लिखना है। अब बताओ कौन ऊपर आएगा, तो वो आपको यहाँ से पता चल जाएगा, खो गए पत्ते की ईंट का पत्ता होने की प्रायिकता। यहाँ से इस बात की क्या प्रायिकता है कि खो गए पत्ते का, अब ये इस लाइन को पढ़ो, खो गए पत्ते का ईंट का पत्ता होना, खो गए पत्ते के ईंट का पत्ता होना, खो गया पत्ता ईंट का है नहीं है, तो कौन सा आएगा, E1। तो यहाँ E1 आ गया, ऊपर A आ गया, यहाँ आ गया E1 की प्रोबेबिलिटी, और E1 के बाद में A, और नीचे दोनों केस आ गए, ठीक है। तो ये AZ आ गया, और ये आ गया PE2 और AE2, और ये वैल्यूज बस पुट करनी है आपको। PE1 की प्रोबेबिलिटी कितनी है, 13/52 मल्टीप्लाई, ये रिजल्ट कितना आपके पास, 12 11 51 50, और डिवाइड में सारे केस आ जाएंगे। ये AZ से आएगा 13/52, 12 11 51 50, और प्लस ये वाला केस 39 52 मल्टीप्लाई 39 38 और 51 50। तो इसको सॉल्व करेंगे तो 11/50 अपना फाइनल आंसर आ जाएगा, राइट है। तो एक बार आप इसको थोड़ा सा देख लो। तो अपने पास में जो क्वेश्चन था ताश के गड्ढे वाला स्टूडेंट्स, इसको वापस से एक बार और समझा रहा हूँ मैं शॉर्ट में। क्या स्टोरी है, 52 पत्ते हैं, ठीक है साहब। क्वेश्चन की पहली लाइन में लिख रहा है कि एक पत्ता खो रहा है, तो पत्ते कितने रह जाएंगे, 51। यहाँ तक की कहानी समझ में आ गई, ठीक है। अब शेष पत्तों से 2 पत्ते निकालने हैं। अब देख खुद ही कह रहा है वो, शेष पत्तों से 2 पत्ते, शेष पत्तों से 2 पत्ते निकालने हैं, 2 पत्ते निकालने हैं। तो स्टूडेंट शेष पत्तों से 2 पत्ते निकालने हैं, तो शेष पत्ते कितने रह गए आपके पास में, 51। इसमें से कितने पत्ते निकालने हैं, 2 पत्ते। तो जब भी अपन n में से 2 पत्ते निकालते हैं, NC2 का कॉन्सेप्ट यूज कर सकते हैं। तो इसमें से 2 पत्ते जब भी आप निकालोगे तो कॉन्सेप्ट क्या आ जाएगा, 51C2। एक ये चीज़ काम की है। अच्छा आगे चलते हैं फिर। अब बात चल रही है कि साहब जो 8 के पत्ते हैं, इसका मतलब शेष पत्तों से जो 2 पत्ते निकाल रहे हैं वो कौन से निकाल रहे हैं, 8 के निकाल रहे हैं, ठीक है। खो गए पत्ते के 8 का पत्ता होना। अब ये कह रहा है खो गया जो पत्ता है वो 8 की कहानी है। तो यहाँ से आपके पास में 2 इवेंट आता है,
क्योंकि प्रोबेबिलिटी का मतलब भी क्या है, पॉसिबिलिटीज। तो जो एक पत्ता है साहब, खो गया पत्ता ईंट का है, खो गया पत्ता ईंट का है, एक इवेंट तो ये हो गया आपके पास। दूसरा इवेंट क्या हो जाएगा, खो गया पत्ता ईंट का नहीं है, खो गया पत्ता ईंट का नहीं है। अब आप बताओ मुझे कि प्रोबेबिलिटी ईंट के पत्ते कितने होते हैं, 13, कितने में से, 52 में से। और अगर मैं इसको E2 नाम दे दूं तो अब 1 माइनस करो या तो 13/52, बाकी के बचे हुए कितने हो गए, 39/52। ये 2 इवेंट हो गए, सिंपल सी कहानी है। अब ये तो आपका आ गया स्टेप फर्स्ट। अब देखो स्टेप सेकंड में क्या करते हैं अपन, एक पर्टिकुलर इवेंट होता है जिसका अपन नाम ए देते हैं। अब ये कह रहा है आपसे, शेष पत्तों से 2 पत्ते निकाल रहे हैं जो पत्ते ईंट के हैं सब। तो 2 पत्ते निकाल रहे हैं, 2 पत्ते निकालने हैं, और वो भी कौन से, 2 पत्ते ईंट के निकालने हैं। अब बच्चा ये देखेगा कि मैंने ये पार्टी सेलेक्ट करी, इवेंट E1, जिसके अंदर मेरे पास में ईंट के कितने पत्ते हैं, 13। एक पत्ता आपके पास खो गया, शेष पत्तों से निकाल रहे हो। तो जब एक पत्ता खो गया तो 13 में से एक कम करेंगे तो पत्ते कितने रह गए ईंट के, 12 ही रह गए ना उसमें। तो 12 में से मैं 2 पत्ते निकालूंगा तो 12C2 आने वाला है, और अपॉन में भी पत्ते कितने रह गए, 51। तो यहाँ आ जाएगा 51C2, राइट है। और इसको कैसे सोल्व करेंगे, 12 × 11 डिवाइडेड बाई 2, इधर आ जाएगा 51 50 डिवाइडेड बाई 2। तो ये आ जाएगा 12 11 51 50। ये हो गई पहली कहानी। दूसरे पे आते हैं साहब अपन, E2A। अब इसमें काम की बात ये है, जो मैंने पिछले क्वेश्चंस में आपको बताया था उसमें वापस एक्सप्लेन कर रहा हूँ मैं। काम की बात ये है कि भैया आप जो खो गए पत्ते ईंट के हैं ना, वो ईंट में से निकाल रहे हो कुल मिला के, मतलब ईंट के पत्तों की कहानी चल रही है, ठीक है। अब अपनी बार में अपने पास में खो गया पत्ता ईंट का नहीं है, इसका मतलब ईंट के पत्ते आज भी कितने हैं, 13 ही है। और उसमें से कितने पत्ते काउंट कर रहे हैं अपन, 2, ठीक है। लेकिन अपोन में कितने पत्ते रह गए अपने पास, 51C2। तो ये आ गया अपने पास 31 13 12 2 × 1, और ये आ गया 51 50 डिवाइडेड बाई 2। तो इस वाले कॉन्सेप्ट को वापस देख लो। 2 पत्ते निकालने हैं, शेष पत्तों से 2 पत्ते निकाले जाते हैं जो कि किसके हैं, ईंट के पत्ते हैं। तो आपको जो पत्ते निकाल रहे हो भैया किसके निकाल रहे हो, ईंट के निकाल रहे हो ना। अब इधर तो ईंट के पत्ते ही नहीं है ना सेकंड इवेंट में से, इसका मतलब पूरी कहानी किसकी है, इसी की है। तो 13 में से 2 पत्ते आप निकाल रहे हो ईंट के, तो ये हो गया 13C2 उस केस में जब वो खोया हुआ पत्ता ईंट का नहीं है। और अपॉन में कितना आ गया, 51C2। बाकी का वही बेस्ट थ्योरम जब अपन अप्लाई करेंगे तो वैल्यूज़ पुट करेंगे तो अपने पास में ऊपर कौन आ जाएगा स्टूडेंट, खो गए पत्ते के ईंट का पत्ता होना। तो ऊपर तो कौन आ गया, E1, और अपॉन में कौन आ गया, A। तो E1 की प्रोबेबिलिटी कितनी है अपने पास में, 1352, और अपने पास में इधर वाले केस का रिजल्ट कितना आया, 12 11 51 50, और डिवाइड में क्या आ गया, टोटल, सारा टोटल आ जाएगा। तो ये चीज़ वापस आ जाएगी 12 11 51 50 प्लस दूसरा कितना हो गया अपने पास 3952। तो ये हो गया 3952, वही 12 11 51 50, और जब इसको सॉल्व करेंगे तो आ गया अपने पास 11। ठीक है, तो मैंने इसको 2 बार एक्सप्रेशन किया, थोड़ा सा आप ध्यान रखिएगा। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास, एक थैले में 3 लाल, ये एक थैला स्टूडेंट जिसमें 3 तो रेड और 7 ब्लैक बॉल है, ठीक है। एक एक करके बिना प्रतिस्थापन, ध्यान रखिएगा एक साथ नहीं निकाल रहे हैं। कार्ड्स वाले क्वेश्चन में आप एक साथ 2 पत्ते निकाल रहे थे, यहाँ पे ऐसी स्टोरी नहीं है। देखो एक एक करके बिना प्रतिस्थापना के, बिना प्रतिस्थापना का मतलब विदाउट रिप्लेसमेंट, मतलब जो निकाल रहे हो उसको वापस नहीं रख रहे हो। तो एक एक करके, तो उत्तरोत्तर काम कर रहे हो आप, और कैसा कर रहे हो, बिना प्रतिस्थापना के। मैंने आपको बताया था बिना प्रतिस्थापना के कॉन्सेप्ट में अपन यूज़ करते हैं मल्टीप्लिकेशन थ्योरम, ठीक है। बिना प्रतिस्थापना के 2 गेंदों को यादृच्छिक चयन किया गया है, सेकंड चयनित गेंद लाल प्राप्त होती हो तो क्या प्रायिकता है कि फर्स्ट चयनित गेंद भी लाल है। तो ये आपसे कह रहा है गेंद का रेड आना, क्या है, गेंद का रेड आना। अब एक एक करके बॉल निकाल रहे हो बिना सब्स्टिट्यूशन के, तो उसकी प्रोबेबिलिटी निकाल रहे हैं अपन, राइट है स्टूडेंट।
तो दो केस हो गए, जैसे आपने फर्स्ट बॉल निकाली, ठीक है, फर्स्ट बॉल क्या आ गया आपके पास ब्लैक, तो इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी हो गई 7/10, राइट है। सेकंड बॉल आपके पास आ गई रेड, लेकिन अब आप जो है 1 बाई 1 निकाल रहे हो, तो अब आपके पास में जो है जो बिना प्रतिस्थापन मतलब वापस बॉल को रख नहीं रहे हो, तो अब आपके पास में बॉल कितनी रह गई 9, और रेड बॉल आज भी कितनी है 3। एक केस तो ये हो गया, या का मतलब क्या होता है स्टूडेंट प्लस, तो ये तो हो गए फर्स्ट बॉल तो ब्लैक आई सब, एंड सेकंड बॉल कैसी आई रेड, ठीक है, तो एंड का मतलब मल्टीपल। अब आ जाओ आगे, ऐसा भी तो हो सकता है कि फर्स्ट बॉल कैसी आई रेड, और अगला वाला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि सेकंड बॉल भी कैसी आ रही है रेड, फर्स्ट रेड और सेकंड भी कैसी आ रही है रेड। ये क्या कह रहा है आपसे, यदि सेकंड चयनित गेंद कौन सी प्राप्त हो आपके पास, लाल प्राप्त होती हो, तो अगर फर्स्ट रेड की अगर अपन बात करें स्टार्टिंग के केस में, तो ये तो हो गया आपके पास 3/10, लेकिन अगली बार भी वापस से अगर मुझे रेड निकालनी है, तो रेड कितनी हो जाएगी 2, और बोले भी कितनी हो जाएगी स्टूडेंट 9। इसको बोलते हैं अपन प्रायिकता गुणन प्रमेय, मल्टीप्लिकेशन थ्योरम। तो मैंने वो वाला कॉन्सेप्ट यूज किया है, तो ये इससे आसान होगा क्योंकि मैंने आपको, ठीक है, तो ये हो गया अपना मल्टीप्लिकेशन थ्योरम का कॉन्सेप्ट। अब वो आपसे कह रहा है फर्स्ट बॉल के फर्स्ट चयनित गेंद के रेड होने की प्रोबेबिलिटी, फर्स्ट जो सिलेक्ट वाली जो बॉल है स्टूडेंट, उसके रेड होने की प्रोबेबिलिटी। रेड कहाँ है आपके पास, देखो ये फर्स्ट रेड का कॉन्सेप्ट है 3/10, तो ये हो गया 3/10, साथ में क्या आ गया स्टूडेंट 2/9, और डिवाइड में ये दोनों केस हो गए मतलब बाई बेस थ्योरम, तो ये हो गया 7/10 मल्टीप्लाई 3/9 प्लस 3/10 मल्टीप्लाई 2/9, तो ये अपने पास में हो गया 6/90, और डिवाइड में हो गया 21/90, और इधर हो गया 6/90, तो ये हो गया 6/90 और 21, और ये हो गया 27/90, तो ये हो गया 6/27, तो ये हो गया 3, 2 से कैंसिल हो गया, 3 से कैंसिल हो गया 2 टाइम्स, और ये हो गया 9, तो ये आंसर आ गया 2/9। तो वापस से एक थैला है, उसमें 3 रेड और 7 ब्लैक बॉल है स्टूडेंट्स, काम एक साथ नहीं कर रहे हैं, 1 बाई 1 कर रहे हैं, विदाउट रिप्लेसमेंट कर रहे हैं, तो 2 बॉल आपको निकालनी है 1 बाई 1। तो जैसे आपके पास में किसी बच्चे ने निकाला कि मेरी फर्स्ट बॉल जो है वो ब्लैक आई, सेकंड रेड आई, ठीक है, ये तो हो गए अपने 2 इवेंट्स E1 E2 जो अपन नाम देते हैं। लेकिन फाइनली अब आप ये देखो क्वेश्चन की डिमांड क्या है कि सेकंड चयनित गेंद कैसी होनी चाहिए, लाल प्राप्त होनी चाहिए। तो मैंने आपको इसको मल्टीप्लिकेशन थ्योरम से बताने की कोशिश करी ताकि स्टूडेंट कंफ्यूज ना हो। तो मैंने क्या किया 3/10, और जब एक बॉल वापस से अपन इसको रख नहीं रहे तो ये हो गया अपने पास 2/9, और बाद में आपसे कह रहा है फर्स्ट के रेड होने की प्रोबेबिलिटी, फर्स्ट वाला केस आपका ये रहा, तो 3/10 to 9 और अपॉन में दोनों केस आ गया, फाइनली सोल्व किया 2/9 आ गया। ओके स्टूडेंट्स।